नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। जलते हुए मुद्दों की जमीन यानी कि बिहार के चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उतर पड़े। बीजेपी के सबसे आक्रामक और प्रतीकात्मक चेहरा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, जहां विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और जातीय समीकरणों के मुद्दे उठाने में जुटा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहा है, वोट चोरी का मुद्दा कहीं न कहीं नेपथ्य में है, वहीं योगी के भाषणों में बात विकास से ज़्यादा विवाद की सुर्खियां दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में अब एंट्री हो चुकी है विकास बनाम बुर्के की, और योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि हम विकास करना चाहते हैं, वो बुर्के वाली शरारत कर रहे हैं। इशारा कांग्रेस की तरफ, आरजेडी की तरफ। आरजेडी को परिवारवाद का नायक और कांग्रेस को सांप्रदायिक तुष्टीकरण का बादशाह साबित करने के लिए योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये यूं कहें कि बिहार चुनाव का एजेंडा बदलने के लिए आज योगी दानापुर और सहरसा में चुनावी रैलियों में दहाड़े और ध्रुवीकरण की नई पटकथा लिख दी, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कार्ड बिहार में उतना ही असरदार साबित होगा जितना महाराष्ट्र में कटोगे तो बटोगे, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में साबित हुआ था। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड योगी का बहुत अच्छा है। या फिर बिहार की राजनीति अब भी जाति, गणित, सामाजिक न्याय, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी, क्या इन मुद्दों पर बिहार की राजनीति, खासतौर पर चुनावी राजनीति, करवट लेगी? आज मंथन में बिहार की राजनीति में योगी की एंट्री का असर, बीजेपी की रणनीति और नीतीश कुमार की चिंता पर गहराई से बात करेंगे। बात महागठबंधन में हो रही उठापटक की भी करेंगे। राजद के लिए कांग्रेस टेंशन बनी हुई थी, मतलब है अभी भी, तो तेजस्वी के साथ मछली खाने और मछली के कांटे दिखाकर बीजेपी को चढ़ाने वाले सन ऑफ मल्लाह, जो खुद को कहते हैं मल्लाह का बेटा, मुकेश सहनी भी टेंगन मछली के कांटे की तरह तेजस्वी यादव को चुभ रहे हैं। और इसका थोड़ा में थोड़ा दर्द कांग्रेस को भी हो रहा है। तो मंथन में आज इसी की बात, योगी पहुंचे बिहार, बुर्के पर आर पार। योगी पहुंचे बिहार, बुर्के पर आर पार। आज ये चर्चा हम मंथन में कर रहे हैं, लेकिन दो तीन डेवलपमेंट और हैं। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे दिन टलती रही, फिर पता चला कि राहुल गांधी से बात होगी। दरअसल मसला ये है, मुकेश सहनी तैयार हो गए 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। 8 कांग्रेस अपने हिस्से से देगी और 10 आरजेडी। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि दोनों दल मुकेश सहनी को बता नहीं रहे कि कौन सी सीटें हैं। 2 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें वो अपनी भाभी को एक में लड़ाना चाहते थे। उसमें पिछली बार सहनी की पार्टी जीती थी, 4 विधायक उनके थे, लेकिन वो दल बदल करके इधर उधर चले गए थे। और एक सीट पर जो पिछले चुनाव में 2020 में मुकेश सहनी 2000 वोटों से हारे थे, वो खुद अपने, उनकी घर की सीट है, उनके गांव की सीट है, उस सीट से भी वो लड़ना चाहते थे। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस अभी उनको सीट ही नहीं बता रहे हैं, उन्हें लटका दिया है। मुकेश सहनी परेशान है कि बात करें तो किससे। पिछली बार वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को अंगूठा दिखाकर, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमें अच्छी तरह वो विजुअल्स ध्यान आ रहे हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अंगूठा दिखाकर एनडीए का दामन थाम लिया था। आज शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सहनी नहीं पहुंचे। उनके पार्टी के प्रवक्ता थे, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां फेंकी, हंगामा किया, बवाल किया, गाली गलौज किया। तो आज भी उसी तरीके की स्थिति थी, गंभीर स्थितियां। और दूसरी तरफ
नामांकन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने आपस में एक दूसरे की पिटाई की, बेगूसराय का मामला। तो चुनावी रंग बिहार में चढ़ रहा है, अपने अपने अंदाज में तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, योगी का बिहार में फैक्ट 80 बनाम 20 की राजनीति, जो कि योगी बार बार कहते हैं, और जब बहुत कुरेदने पर वो कहते हैं कि 80 सर्वहारा समाज के लोगों की बात करते हैं। तो 80 बनाम 20 की राजनीति, और इस राजनीति से क्या नीतीश कुमार को भी कांटा चुभोने की तैयारी है? एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनाव में सीएम योगी ने भरी हुंकार। योगी ने सेट किया विकास वर्सेस बुर्के का नैरेटिव। सीएम बोले, परिवार नहीं, जनता हमारा परिवार। हिंदुत्व और विकास एजेंडा, फिर बुर्के वाली बात। बिहार के चुनाव में हो गई योगी बुर्के की एंट्री। बिहार की सियासत में आज एक नया मोड़ आ गया है, और इस मोड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ले ली है। एंट्री भी ऐसी जिसने चुनावी विमर्श की दिशा बदल दी। अब सवाल सिर्फ विकास का नहीं, विकास बनाम बुर्के का हो गया है। पटना के दानापुर से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा, जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया वही अब बुर्के और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में यूपी सीएम का संदेश साफ था, भाजपा का एजेंडा विकास और हिंदुत्व की धुरी पर खड़ा है। जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। सहरसा की सभा में भी यूपी सीएम का वही पुराना जोश और वही अंदाज नजर आया। योगी ने डबल इंजन सरकार के काम गिनाए और विपक्ष को डबल स्टैंडर्ड की राजनीति का प्रतीक बताया। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था, और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। वहीं विपक्ष ने योगी के बयान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार विकास चाहता है, नफरत नहीं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। बिहार की जमीन पर चुनावी लड़ाई अब सिर्फ दलों की नहीं, बल्कि नैरेटिव की जंग है। एक तरफ डबल इंजन का विकास मॉडल, दूसरी तरफ परिवारवाद और पहचान की राजनीति का दावा। साल 2020 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो पिछले चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, तो आरजेडी ने 75। बिहार में चुनाव की लड़ाई विचारधारा और सोच की सुई पर जा टिकती है। लेकिन 2025 में समीकरण बदले हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलों के बीच योगी की एंट्री भाजपा के लिए मॉरल बूस्टर मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की फूट भी खुलकर दिख रही है। ऐसे में बिहार के चुनावी जंग के मैदान में सिर्फ नेता नहीं, विचार भी उतर चुके हैं। और सवाल वही है, क्या बिहार विकास चुनेगा या विवाद? क्या योगी आदित्यनाथ की एंट्री भाजपा के लिए बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी? देखना दिलचस्प है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। बेहद दिलचस्प है कि यहाँ जो बुर्के वाली सियासत जिसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो उन्हें बुर्का चाहिए, विकास नहीं चाहिए, फर्जी वोटिंग। तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट चोरी को लेकर जो यात्रा थी,
क्या उसका जवाब वो दे रहे हैं कि बुरके में छिपकर ये दोनों पार्टियां चोरी करना चाहती हैं? और बुरके की सियासत, बुरके में छिपना, बुरका चाहिए, इसका मतलब क्या है? राजनीति में एक बात के बहुत सारी बातें संकेत जाते हैं और एक बात का बतंगड़ ऐसा बनता है कि जीता चुनाव दल हार जाते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है, सीधे मेहमानों का परिचय कराते हैं। सुनील सेवक भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं। राजनारायण गुप्ता कांग्रेस के बिहार के प्रवक्ता हैं, वो भी आ गए हैं। विद्याभूषण कुमार इंजीनियर है, आरजेडी के नेता है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज दासमानू जाने माने नेता जनता दल यूनाइटेड के बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत कुमार वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप झा वरिष्ठ पत्रकार, दोनों पत्रकार साथी बिहार से हैं। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हैं और एक और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद रुस्तम अली रहमानी साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। चूँकि बुरके की बात और पूरी जो सियासत है, जो पूरा जो नरेटिव आज योगी आदित्यनाथ ने बिहार में पटना के पास जो दानापुर है उस सीट पर राम कृपाल सांसद जो इस बार चुनाव हार गए हैं, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के टिकट पर, बीजेपी के टिकट पर। उनके चुनाव प्रचार में वो गए थे, इसी तरह के सहरसा में भी वो गए और योगी आदित्यनाथ ने बताने की कोशिश की कि हम जो एनडीए है वो पूरे देश को, पूरे बिहार को परिवार मानता है। कांग्रेस और ये जो दो दल हैं आरजेडी, ये दोनों अपने अपने परिवारों पर टिके हुए हैं और विकास बनाम बुरका और बुरके को लेकर वो क्या संकेत और संदेश देना चाहते हैं। हाजी नाजिम की तरफ से ही इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। नाजिम साहब, योगी जी ने जो कुछ कहा बुरके को लेकर कि बुरके के आड़ में वोट चोरी, विकास बनाम जो बुरका है, एक तो पहली बात ये बताइए कि जो अल्पसंख्यकों की, खासतौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी बिहार में लगभग कितना % है और वो कितनी सीटों पर निर्णायक है जिससे इस ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, एनडीए को? और क्या इससे नीतीश कुमार असहज नहीं होंगे क्या? नाजिम साहब। हाँ दुर्गेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। हाँ दुर्गेश जी, पहले तो मैं बता दूं कि अपने सभी देशवासियों की कि भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। हम मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक नहीं है। हमको मुसलमान के नाम से संबोधित करा जाए देश के अंदर, हम अल्पसंख्यक नहीं है। और दूसरी बात, मैं अब अपने एक शेर के माध्यम से रखना चाहता हूं कि वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमारे में निकालने में लगे। आज जिनका कोई वकार नहीं है वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। भाई आप बुरखे की बात करते हैं, आप हर चीज में मुस्लिम एंगल को क्यों लेके आते हैं? भाई हम तो ये कहते हैं कि बुरखे से क्या दिक्कत है? भाई हमारी बहन बेटियां अगर बुरखे में रहती है, हिजाब में रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बुरखे के नाम पर हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, वहां बुरके, जब ये चुनाव आयोग की तरफ से है तो हम चुनाव आयोग के बातों को अपने मानते हैं और हमारी बहन बेटियां जाएंगी तो वहां पर महिला होंगे, महिला चेहरा देखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की बातें कहना कि भी जोड़ना, तो फिर मैं वही कहता हूँ कि चलेंगे तो मजबूत होंगे, चलेंगे तो कमजोर होंगे। माइक बंद कर लीजिए कृपया बाकी लोग, चूंकि कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है और नाजिम साहब की आवाज नहीं दर्शकों को मिल रही। कृपया माइक बंद कर लीजिए। नाजिम साहब कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम लोग तो ये कहते हैं कि मिलकर चलेंगे तो मजबूत होंगे, बिखरेंगे तो कमजोर होंगे। जब मुस्लिम समाज मिलकर चलने की बात करता है तो यहाँ पर 80-20 या बटेंगे तो कटेंगे वाली बात, उससे कोई मायने नहीं रखता। हम सब मिलकर बात करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि देश को विकास की धारा से जोड़ा जाए। और देखिए, इस बार तो बिहार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। मुस्लिम समाज ने पूरी तरीके से दुर्गेश जी मन बना लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश जी ने समर्थन किया था, तो उसमें मुस्लिम समाज पूरी तरीके से नाराज हुआ था। मुस्लिम समाज को ये लगा कि भी हमारी खाने का, हमारे मस्जिद, हमारे मदरसों को जो टारगेट किया जा रहा है, तो नीतीश जी ने जो सरकार को समर्थन दे रखा, अगर नीतीश जी चाहते तो शायद ये वक्फ बोर्ड को लेकर इस तरीके का माहौल नहीं होता। तो मुस्लिम समाज में रोष है नीतीश जी को लेकर। लेकिन किंग मेकर के रूप में जो हम देखते हैं, इस बार बिहार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और AIMIM का जो मामला है थर्ड फ्रंट को लेकर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर AIMIM किंग मेकर का रूप सबके सामने लेकर आएगी। और बिहार की बात में देखें, यहाँ पर बिहार में विकास की बातें होनी चाहिए। जो हमारे युवा
पलायन कर चुके हैं उन युवाओं को वापसी लाना चाहिए और उनको जो बेरोजगार हो उनको रोजगार देना चाहिए और ठीक है। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए दुर्गेश जी। ठीक लेकिन बात। हमारी सुरक्षा की बात नहीं होती। अभी आपने देखा था किस तरीके से बिहार के अंदर क्राइम बढ़ा था, एक अस्पताल के अंदर किस तरीके से कुछ लोग आते हैं और किसी को मार के चले जाते हैं। तो ये बिहार के अंदर सब ये देखा। ठीक है, तो ठीक है, अब जनता ने ठीक है। नाजिम साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। सुनील सेवक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील सेवक, क्या जरूरत पड़ती है आपको? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चार इंजन वाली सरकारें आपके पास हैं, इतना आप लोगों ने काम कर रखा है, अपने यहाँ काम पर भरोसा नहीं होता है क्या कि आपको ये सब बुरका विकास ये सब करने की जरूरत पड़ती है? और परिवार कल्याण, अब मुझे लगता है परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी को बिल्कुल छूना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल ऐसे अस्पृश्य मान लेना चाहिए, अछूत मान लेना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद के लिए अब मुझे नहीं लगता बीजेपी को कहना चाहिए। और पता नहीं बीजेपी परिवारवाद की का मुद्दा किस मुंह से उठाती है। अरे दर्जनों नेता बीजेपी में ऐसे हैं जो सिर्फ परिवारवाद के नाम पर नेता बने हुए हैं, खा रहे हैं। अब उनकी लिस्ट दोबारा यहाँ गिना के हम या कोई विपक्षी दल का नेता गिनाए, मुझे लगता समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। सुनील सेवक। सुनील सेवक अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप चर्चा किस पे करना चाहते हैं, बुरके पर या परिवारवाद पर? योगी आदित्यनाथ ने दोनों विषय उठाए हैं और दोनों में इस कार्यक्रम में लेकर मैं चल रहा हूं। मेरा प्राइम विषय जो है बुरका ही है। अब मैं बुरके की बात करता हूं। बुरका स्वाभाविक रूप से आज से नहीं। हेलो, बोलिए हेलो? बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आपकी आवाज जा रही, बोलिए। हेलो, सुनील सेवक, आपकी आवाज हेलो? जा रही है, आप बोलिए कृपया। हेलो, सुनील सेवक बोलें। हेलो, हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जहां तक आप बुरके की बात आप किए, तो देखिए बुरका एक सिंबॉलिक चीज है और उसके वोट में आज से नहीं जमाने से बोगस वोटिंग करने की प्रथा इस बिहार की धरती पर रही है। एक दूसरी बात, मैंने इसीलिए कहा कि बुरका सिंबॉलिक है। यही कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट था कि भारतीय संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिम भाइयों का है। तो जब इस तरह की बातें लोग करेंगे, स्वाभाविक है कि वहां उस चीज को लोग पकड़ेंगे ही, क्योंकि आप उसी चीज को पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिर क्यों आप इस तरह की बात करते हैं? समय समय पर आरजेडी हो या कांग्रेस हो, अपने वक्तव्य से दर्शाती है कि मैं सबसे बड़ा अवलंबनदार मुस्लिम भाइयों का हूं, जबकि यही मोदी जी की सरकार जितनी सारी योजनाएं हैं, आप किसी योजना को उठाकर देख लीजिए, किसी में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और जब गहन उसका अध्ययन किया जाता है तो मालूम होता है कि आबादी का तकरीबन 80% जो एक मुस्लिम आबादी का जो 80% भाग है, वो उस चीजों से लाभान्वित होता है, मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित होता है। तो हम लोग कभी न धर्म की बात करते हैं न जाति की बात करते हैं, हमेशा जमात की बात करते हैं। और ये लोग जानबूझकर बीच में ऐसे चीज का उपयोग करते हैं, नतीजन हम लोगों को भी उसके जवाब में कुछ न कुछ शब्दों को गढ़ना पड़ता है। अब आइए परिवारवाद की बात करते हैं। आप कह रहे थे कि बताने लगेंगे तो बीजेपी में भी परिवारवाद है। भाई, परिवारवाद की परिभाषा को आप समझिए। अरे आप अपने हिसाब से गढ़िएगा परिभाषा, क्या किस तरह का कि आपको जो सूट करे वो परिभाषा आप गढ़ लीजिएगा। आपको जो सूट करेगी वो परिभाषा कैसे गढ़ सकते हैं आप? आपका परिवारवाद वो जनता के हित में है, उनका परिवारवाद जनता को नष्ट करने के हित में, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, तो आप अपनी परिभाषा अपने पास रखिए। परिवारवाद की परिभाषा आप अपनी परिभाषा गढ़ते रहिएगा। आप इस देश की जनता के लिए वो परिभाषा कुछ नहीं बची। या आपकी पार्टी में अगर परिवारवादी लोग नहीं होते, आप जो परिवारवादी संगठनों के साथ आपका तालमेल नहीं होता, एनडीए क्या है? चिराग पासवान क्या है? जीतन राम मांझी क्या है? उपेंद्र कुशवाहा क्या है? ये परिवारवादी पार्टियां नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि नहीं है, लेकिन जब आप बीजेपी की बात करेंगे,
देखिए, गठबंधन में हमारे जो साथी हैं, मैं मानता हूं कि वहां है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन समय की मांग है आज की तारीख में कि गठबंधन करना छोड़ बिहार दीजिए, के फिर अब मत राजनीति कहा में करिए, अपने मजबूरी, नेताओं को भी कह बिना दीजिए उसके कि आप परिवारवाद का नहीं नाम एक अब मत लिया अस्थायी करें सरकार दे चुनावी सकते। मंचों से। हाँ जी, आपके यहाँ शीर्ष बड़े नेता पीयूष क्या? गोयल के पिताजी क्या थे? नेता थे। अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या नेता? दर्जनों नेता हैं अरे आपके यहाँ जिनके पिताजी नेता थे, इसी इसका पार्टी में मतलब है लड़का भी कि नेता हो नहीं गया। नहीं, इसका ये मतलब है परिवारवाद आप नहीं है भाई परिवारवाद सुनील नहीं सेवक, समझते। ये इसका परिवारवाद नहीं मतलब है। है कि आप परिवारवाद नहीं समझते हैं। पीयूष गोयल के पिताजी थे, लेकिन पीयूष गोयल अचानक एमपी और एमएलए नहीं बन गए। पीयूष गोयल ने संगठन की राजनीति की, 15 अब साल, यही 10 साल, परिभाषा, यही 12 साल पहाड़ा सारे लोग संगठन में पढ़ाते हैं। गुजारा। तेजस्वी अनुराग यादव भी, ठाकुर लालू प्रिंस यादव कहते हैं कि के उन्होंने बेटे संगठन की राजनीति की, हाँ? आरजेडी को बढ़ाया। चलिए खैर, ठीक है, क्या? ठीक है। अब मैं आता हूं आपके पास, आरजेडी के नेता से जवाब ले लेते हैं। भाई ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता विद्याभूषण जी, बीजेपी के नेता सुनील सेवक कह रहे हैं कि चूंकि आप लोगों ने, आप इस तरह की आप नैरेटिव गढ़ते हैं, इसलिए उनको मजबूरी में जवाब देने के लिए ये बुर्का उर्का लाना पड़ता है। वो बहुत बिल्कुल दुखी हो जाते हैं इस तरह के मुद्दे लाने से, लेकिन मजबूरी है, आप लोग मजबूर कर देते हैं चुनाव में। विद्याभूषण। सर, मैं भाजपा के अपने साथी को यह बता देना चाहता हूं कि बिहार जो है सामाजिक न्याय की धरती है। जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि है, और यहाँ जो अभी चुनावी वर्ष में, चुनावी समय में आकर के वो बुर्का, हिंदू मुस्लिम ये करके जो इस देश बिहार के बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी का वोट ठगना चाहते हैं, वो अब ठगाने वाली नहीं है। यहाँ के लोग सजग हो गए हैं। सभी लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है, रोजगार की चिंता है। हर लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। पलायन यहाँ की मुख्य समस्या है। कई सारी समस्याएं हैं। सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो अब बिल्कुल फेल है। सिर्फ जुमलेबाजी करके इतने दिनों से सरकार चला रही है। लोग गरीब गुरबा भ्रष्टाचार से तंग तबाह हैं। आज किसी भी आप ऑफिस दफ्तर में बिहार के अंदर आप चले जाइए, चरम पे भ्रष्टाचार है। किसी भी तरह कोई काम है तो आप बिना 1 रुपया दिए, कहीं ना कहीं बिना पैसे दिए हुए आपका काम नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो कि जमीनी हकीकत है धरातल पे, उनको भी मालूम होगा और सब लोगों को जानकारी है। इन सारी बातों को दबाने के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान। मैं यह कह देना चाहता हूं अपने साथी को कि जिस हिंदुत्व की बात आप करते हो, तो यह जो हम लोगों की धरती है बिहार की, यह गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ अरे वो हिंदू कह रहे हैं मुस्लिम कि आप सिख लोग ईसाई बुरके के पीछे छिप के वोट चोरी करवाते हो, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप गंगा जमुनी तहजीब रखे रहिए। उन्होंने साफ साफ पाला खींच दिया है, नैरेटिव कर दिया कि भाई ये हमारे वाले, ये तुम्हारे वाले। साफ कह दिया 80 बनाम 20। 80 बनाम 20, 80। आखिर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो दलित के लोग हैं, आप तो उनकी हकमारी कर रहे हो। जब आप उनकी हकमारी कर रहे हो तो वोट ठगने के लिए आप उनको हिंदू बना रहे हैं। जब उनके प्रतिनिधित्व की बात आती है, जब उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है, उनके भागीदारी की बात आती है, तब तो वो पिछड़े हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं, अत्यंत पिछड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो आप उनसे हिंदू बनाते हैं। यह जो मोदी जी करा तो रहे जाति जनगणना, अब क्या करें? ये सब नहीं चलेगा। जाति जनगणना का ऐलान तो कर दिया सरकार ने। अब कौन सा मुद्दा आपके पास बचा भाई? सर, जिस तरह से यूपी में पीडीए बना करके अखिलेश यादव जी और कितनी बड़ी ये हासिल किए हैं, तो उसी तरह से बिहार के लोग बहुत ज्यादा सजग है। यहाँ आदरणीय नेता हमारे लालू यादव जी कहते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी भूल रहे हैं कि यह बिहार की धरती है। मैं यह कह देना चाहता हूं उनको कि वो जो यहाँ आकर के बंटवारे करके चाहते हैं कि वोट हो जाए, आपको जवाब देना होगा कि 20 साल से जो आपकी सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, आप गरीब गुरबा आम आवाम, इस इलाके के पिछड़े दलित। अरे विद्याभूषण जी, योगी जी कह रहे हैं कि भाई 20 साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप लोग विकास के बजाय बुरके वाली शरारत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, क्यों इतना पलायन बढ़ा हुआ है, क्यों आज गरीबी बढ़ी हुई है, क्यों आज शिक्षा का इतना अभाव है, क्यों आज स्वास्थ्य का ऐसा बुरा हाल है बिहार में। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि किसी भी ठीक है, हम जवाब लेंगे। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक पर जा रहे हैं, एक जवाब लेंगे। सुनील सेवक भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का योगी पहुंचे बिहार, बुरके पर आर पार, इस पर आज मंथन में चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता राजनारायण गुप्ता हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। राजनारायण गुप्ता, अभी बीजेपी के नेता लगातार कह रहे थे कि भाई आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने कहा था, अब वो मनमोहन सिंह का वो कोड जो संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई जब आप लोग शुरू करते हो इस तरह की चीज़ें, जब आप लोग तुष्टीकरण करते हो तो फिर उन्हें मजबूरी में कहना पड़ता है, करना पड़ता है इस तरह की बातें। राजनारायण राजनारायण जी सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूं। बोलिए। सर्वप्रथम इस चैनल से जुड़े हम अपने साथियों को एवं देश में एवं बिहार के देख रहे सभी लोगों को अपने तरफ से प्रणाम और नमस्कार करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से दुर्गेंद्र जी कहना चाहता हूं जी कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो प्रत्येक इलेक्शन में, सभी इलेक्शन में मुद्दों को भटका करके और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है और चाह रहा है। वो बिहार में नहीं चलने वाला है। आप देख रहे हैं बिहार में विभिन्न मुद्दों पर, मतलब क्या कहें, शिक्षा की यहाँ क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, यहाँ के सभी लोग पलायन कर चुके हैं। आप SIR में देखबे किए कि क्या सब हो रहा है। बीजेपी वाले को कोई काम धंधा है नहीं। हमारे बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मनमोहन सिंह की बात की है कि मनमोहन सिंह जी ने हिंदू मुसलमान के बारे में क्या कहा। आपको कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी को और NDA को कि बिहार के वोट को हम तुष्टीकरण करके अपना कलेक्ट कर लें। ये बिहार के सभी जनता को मालूम है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी जोगी जी आए थे आज और इन्होंने बताया बुर्के के संबंध में। मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में ही उनको बुर्का क्यों सूझता है। आज यूपी का हालत क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम करके देश को बंटाधार करना चाहता है। वोट आज देश की जनसंख्या को देख लीजिए, हिंदू और मुसलमान में बांटने से क्या उनको मतलब हमेशा लाभ मिलता है। बिहार की जनता सब जानती है। बिहार की जनता इस बार सुपरा साफ कर देगी। बीजेपी और NDA की सरकार यहां से जाने वाली है। अरे राजनारायण जी, पहले सीटें उठे तो बांट लीजिए। अभी तक तो हल्ला मचा हुआ कि सीट आप लोग बांटे नहीं है। अब कैसे जीतिएगा? कैसे सीट नहीं बांटे हैं? हम लोगों में सारा चीज हो गया है, सीट सारा शेयर हो गया। तो सहनी जी कहा तुनके फिर रहे हैं भाई। सहनी जी नाराज घूम रहे हैं, तमाम खबरें आ रही, क्या करिएगा? नहीं, ये खबर अभी NDA में क्या है। आज जदयू वाला देखिए कितना नाराज है, उनके साथी कितने नाराज हैं, जीतनराम मांझी कितने नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितने नाराज हैं। अभी तक सब सेट हो गया है महाराज, सेट हो गया है, समाप्त करें, उसके बाद हमारी बात करें। हमारी गठबंधन पूर्ण रूप से संतुष्ट और सारा चीज फाइनल हो गया है। हम तो RJD भी बांट रही है सिंबल और कांग्रेस भी बांट रही है सिंबल। हमारे वहां गठबंधन के सभी साथी सिंबल बांट रहे हैं। अरे तो सिटवा तो तय नहीं हुआ ना, सिटवा तय नहीं हुआ, धका-धक सिंबल बांटे पड़े हैं, तो झगड़ा नहीं होगा। दुर्गेंद्र जी, सारा चीज तय है हमारे इंडिया गठबंधन में। कोई कहीं कोई कसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे सभी साथी घटक दल सिंबल बांट रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे। ठीक है, मैं प्रदीप झा को चर्चा में शामिल करूंगा। प्रदीप झा वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। झा साहब, इस तरीके के नैरेटिव ये मतलब बीजेपी और NDA का अचूक हथियार है या इस बार कुछ ज्यादा जरूरत है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कोई चुनाव तो ऐसा है नहीं जिसमें इस तरह की बातें ना होती हों। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव आयोग ने बुर्के की बात कर दी, वो भी भाई पहली बार ही की है चुनाव आयोग ने, तो योगी जी ने उसको सीधे सीधे आगे बढ़ा दिया
तो इससे बिहार के चुनाव में थोड़ा टेम्परेचर वहां का और गर्म हो गया है। इसके पीछे की रणनीति राजनीति क्या देखते हैं? और दूसरा, जेडीयू को क्या इससे नुकसान नहीं होने वाला है क्या? अनम्यूट करिए प्रदीप झा। हाँ बोलिए। हाँ दुर्गेंद्र जी, मैं पहले आपके दूसरे सवाल का ही जवाब दे देता हूं कि जनता दल यूनाइटेड को क्या नुकसान होगा इससे। तो मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड चाहती है, उसकी जरूरत है अभी कि इस प्रकार से चुनाव में बीजेपी के लोग इस प्रकार का ध्रुवीकरण करें। नंबर एक। नंबर 2, अगर हम बिहार की राजनीतिक इतिहास को देखेंगे दुर्गेंद्र जी, तो चुनाव तो जीती जाती है ध्रुवीकरण के आधार पर ही। चाहे आप 90 से शुरुआत कीजिए, 90 से लेकर, चूंकि उससे पहले जाने की आवश्यकता नहीं है, कई उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। जब बिहार का चुनाव, हर चुनाव दर चुनाव केवल ध्रुवीकरण से जीता गया है, चाहे वो ध्रुवीकरण जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो। जहां तक फैक्ट्स की बात मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं सांप्रदायिक और तुम सांप्रदायिक नहीं हो, इस बात की जहां तक केवल मैं थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि लालू प्रसाद आज सामाजिक न्याय के आरजेडी के प्रवक्ता थे, सामने बता रहे थे कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक। तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति ही शुरुआत जो हुई पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव ही लालू यादव ने जीता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोग से। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद 1974 के छात्र आंदोलन में एबीवीपी के साथ लालू प्रसाद यादव कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। मतलब आरएसएस, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के लोग आरएसएस, एबीवीपी, लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण वो क्या कहा करते थे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद 1990 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के बाहरी समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, बाद में जब बीजेपी ने समर्थन वापस लिया रथ यात्रा के रोके जाने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से और फिर लालू यादव की सरकार से, तो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के ही 10 विधायकों को, इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह जैसे विधायकों को तोड़कर अपना बहुमत का आंकड़ा पूरा किया था। ठीक है, ये इतिहास की बातें हो गई। दूसरा, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता। मैं केवल तथ्यात्मक बातें कह रहा हूं, मैं केवल समझाने की तथ्यात्मक बातें कह रहा हूं। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई देश के अंदर, प्रदीप जी जरा अपना वॉइस चेक कीजिए, कुछ गड़बड़ है आपका माइक। मैं कह रहा हूं कि जब आवाज जा रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई दुर्गेंद्र जी देश के अंदर, उस जमाने में बिहार में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी जी। लालू प्रसाद यादव दलितों के, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बने। उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी के उस जमाने में नेताओं की रही थी। क्यों रही थी मैं बताऊं। लालू प्रसाद यादव, मंडल आयोग की रिपोर्ट तो लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, उसमें भूमिका शरद यादव, रामविलास पासवान की थी। लालू प्रसाद यादव की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो पटना और बिहार की सड़कों पर जिन शब्दों से लालू प्रसाद यादव का स्वागत कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने किया, एक विशेष वर्ग के लोगों ने, विशेषकर जो सवर्ण समाज के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के सवर्ण नेता जितने भी थे, अब सब तो गाली। उसका परिणाम क्या हुआ कि लालू यादव के पक्ष में बिना कुछ किए धरे पिछड़ों दलितों की गोलबंदी हो गई। अगर कोई एक काम अगर पिछड़ों के पक्ष में अगर लालू प्रसाद यादव ने किया हो तो कोई बता सकते हैं। ठीक है, केवल नहवाना और ये सब करने के अलावा। अब जरा वर्तमान पे आ जाइए, इतिहास तो हो गया। बीजेपी योगी आदित्यनाथ आज जो बुर्का का मामला लेकर आ रहे हैं, वो चूंकि उनको मौका मिल गया चुनाव आयोग के इस निर्देश से मौका मिल गया उनको कि मतदाताओं की पहचान के लिए वहां पर जो जिन आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति की गई है, ठीक है, तो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है वो तो लोकल महिलाएं ही होंगी, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी के भी हक में विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष चाहता है अगर बुर्का को मुद्दा बनाना, विपक्ष अगर चुनाव आयोग। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा नीतीश कुमार तो ये चाहते हैं, क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार? प्रदीप जी। हाँ, नीतीश कुमार की देखिए, नीतीश कुमार जितना भी चुनाव जीते हैं वो चाहे 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर जातिगत ध्रुवीकरण, याद कीजिएगा मोहन भागवत के बयान को
जिस प्रकार से उपयोग करके किया गया था 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब नीतीश कुमार लड़ रहे थे आरजेडी के साथ तालमेल करके, तो उस समय में जो ध्रुवीकरण हुआ, जातिगत ध्रुवीकरण का फायदा मिला था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार केवल अपने वोट से नहीं जीते थे वो चुनाव, लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक से जीत कर आए थे। सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने 2015 में। तो अगर जब तक बीजेपी के साथ रहे हैं, आप बताइए ना, बीजेपी की किस रैली में जय श्री राम का नारा नहीं लगता है जहां नीतीश कुमार मंच पर होते हैं? आप बताइए, एक सभा का नाम बताइए जिसमें नीतीश कुमार की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं। आज से नहीं, मैं 96 में जब से गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ, मैं तब से बात कर रहा हूं। ठीक है प्रदीप जी, मैं लौटता हूं। मनोज दास मनु को चर्चा में शामिल कर रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है मनोज दास मनु। प्रदीप जी ने एक डायनेमिक्स बताया कि आपकी पार्टी और नीतीश कुमार किस डायनेमिक्स से चलते हैं। एक तरफ आपका वोट बैंक भी है मुसलमान, मतलब अभी पिछले चुनाव तक तो बड़ा मजबूत वोट बैंक था, पता नहीं इस बार क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जितना योगी जी या अन्य नेता इस तरह की बातें करेंगे फायदा आप ही को होगा। मनोज दास मनु जी नमस्कार। देखिए, योगी जी आज पहली बार बिहार नहीं आए हैं, इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में बिहार आए थे, पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी बिहार आए थे। उनके बातों का क्या असर है मुसलमान भाइयों पर, ये तो ये लोग जाने, लेकिन हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है कि बिहार के मुसलमान राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, राज्य की विकास की बात करते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अदला बदली जो हो, कोई सामाजिक न्याय के महान नेता बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के धरोहर जो है ना, उन्होंने क्या किया कि जनता उनको 2005 के बाद कभी ठेकने ही नहीं दे रही है। तो कितना सामाजिक न्याय की बातचीत हुआ हो रहा। अब थेथरलॉजी अगर हम करना चाहें दुर्गेश जी, तो थेथरलॉजी का तो कोई जवाब है नहीं। ये नया सब्जेक्ट लेकर आ गए आप चुनाव में। नहीं, देखिए, मैं विभाग बोलने वाला आदमी हूँ। मैंने कहा कि थेथरलॉजी का कोई विज्ञान की नई शाखा जोड़ दी आपने, राजनीति विज्ञान की नई शाखा थेथरोलॉजी। वो है आज के राजनीति में। अभी आपने कांग्रेस के साथी से पूछा ना भाई कि वहाँ क्या है, तो हमारा सब तैयार है, ये है वो है, कल होके होगा। कांग्रेस के कोई लीडर कौन मुख्यमंत्री के नाम पर चुप हो जाते हैं, मुकेश सहनी कुछ बोलते नहीं है। अब हमारे अंदर में देख रहे हैं, हमने तो कैंडिडेट समेत 243 सीट की घोषणा कर दिया है, लेकिन उनका तो आज तक कोई घोषणा नहीं हुआ है। कल अंतिम दिन है। कौन होंगे? हमने विकास किया कि नहीं किया देश के अंदर, राज्य के अंदर, इन कार्य में, इसका जवाब। अच्छा, ये बताइए मनोज भाई, ये बुरके वाली बात से आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है? बीजेपी को बड़े फायदा हो जाए? कोई क्यों असर पड़ेगा? हम अपने काम के बल पर 2005 से आ रहे हैं, इतने भी चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही सामने है, दूसरे के रूप में तो कोई आए नहीं है। जो आए वह घर के चले गए। समय के अनुसार थेथोलॉजी बदलता है। 2020 में कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर चुनावी सभा में बात करते थे। उस समय कोई कुछ नहीं था कि विधायक आएंगे वो जीतेंगे, लोकतंत्र प्रजातंत्र उस समय किन्हीं को नजर नहीं आ रहा था। 2025 में उनको लोकतंत्र भी नजर आने लगा, प्रजातंत्र भी नजर आने लगा, गणतंत्र भी नजर आने लगा। अच्छी बात है, ये उनका है, लेकिन हम जनता को बरगला नहीं सकते हैं। जनता विकास का काम जो हुआ होगा, अगर उसको जनता देखेगी कि हुआ है तो हमको फिर चुनेगी। अगर जनता को लगेगा कि विकास का कार्य कुछ नहीं हुआ, बिहार में कुछ नहीं है, सब कुछ गलत है, तो जनता हमको क्यों चुनेगी? उठा के बाहर बैठा देगी। ठीक बात है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। मनोज दास मनु ने एक महत्वपूर्ण विमर्श इस चर्चा में दिया। निशांत कुमार वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए। निशांत भाई,
इतनी देर की चर्चा के बाद अपना अपना सबके दावे हैं, डफली राग है, लेकिन बिहार में जैसे आज योगी ने आगाज कर दिया बुर्का, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये नैरेटिव आगे जाता दिख रहा है? क्या ये नैरेटिव तमाम दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, सामाजिक न्याय पर भारी पड़ने जा रहा है? निशांत, देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विकास बनाम बुर्का, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, निशांत बोलिए। जिस तरह से उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है, इसको धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके लिए साफ है कि एनडीए पहचान और सुरक्षा बनाम तुष्टीकरण के नैरेटिव पर ले जाना चाहता है, लेकिन इसे राजनीतिक पार्टियां जो है वो धार्मिक रंग दे रही है। इसमें धार्मिक रंग तो देने का है नहीं। बिन पहचान बताए जो लोग वोट दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बुर्का, इसमें कौन सा खराब बात है जो इतना मतलब ये करा जा रहा है उसके लिए? जी जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद रुस्तम अली साहब जुड़े हुए हैं। रुस्तम भाई, ये कुमार निशांत कह रहे हैं कि इसमें कौन सी खराब बात है, ये बहुत मतलब बड़ा मजबूत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं निशांत कि भाई ये जो मसला है वो बहुत लॉजिकली बड़ा मजबूत है। एनडीए चाहती है कि भाई जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, चुनाव स्पष्ट हो, इसलिए उसमें ये उसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं दूसरे लोग? क्या इसमें कोई धार्मिक एंगल आप देख रहे हैं क्या, मोहम्मद रुस्तम? अनम्यूट करिए रुस्तम साहब, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, आपकी आवाज नहीं मिल रही। नहीं आपको? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। जी जी जी, मैं अभी शुरू ही से में जितने भी मुहद्दिसीन हैं सबकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, और सब ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने बातों की तारीफें की, अपने अपने अंदाज में जो अपने अंदर जो खूबियाँ हो या ना हो, फिर वो खूबियाँ क्या कहते हैं बताने की सबने कोशिश की। खैर, हर इंसान चाहता है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी तारीफ हो, अच्छी बात है। अभी वरिष्ठ क्या कहते हैं कि पत्रकार जर्नलिस्ट जनाब निशांत जी की बड़ी अच्छी बात मैंने सुना। अब बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने कहा कि बुर्का जो है इसको क्या कहते हैं कि सियासी रुख नहीं देना चाहिए। मैं इसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर आप जहाँ भी चले जाएं, बुर्का नाम किन लोगों की तरफ मंसूब किया जाता है, थोड़ा इसकी वजाहत कर दें, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आगे की बातें आपसे करूं। जाहिर सी बात है, लफ्ज़ बुर्का जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, मुअज़्ज़िज़ हमारी औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उन लोगों के लिए मखसूस हैं। जब उन लोगों के लिए मखसूस है तो आपने अगर बुर्के का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब साफ है कि आप मुसलमानों का टारगेट करना चाहते हैं और मुस्लिम औरतों के साथ जो है इस तरह की बातें करके और आप माहौल को कुछ नया रुख देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है जी, ऐसा है जनाब कि बिना पहचान बताए वोट देने का जो है ना अधिकार, इसको एक राजनीतिक संकेत देखा जा सकता है। देखिए निशान जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आज तक हिंदुस्तान तारीख में, भारतवर्ष में जितनी हमारी माए बहनें हैं जो बुर्का पहन करके और वोट बूथ पर जाती हैं वोटिंग करने के लिए, आप एक ऐसी मिसाल नहीं बता सकते हैं कि हमारी औरतों को कहा गया हो कि तुम्हारा जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके हिसाब से तुम्हारे चेहरे को हम देखना चाहते हैं, और उन्होंने क्या कहते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई हो? बिल्कुल भी नहीं। सही बात है, तो लेकिन इसमें गलत कहाँ है कि अपना पहचान बताया जाए कि हम फलाना हैं, हमारी पहचान ये है। आप इसमें गलत कहाँ देख रहे हैं? नहीं, गलत यही है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा ना भाई, लफ्ज़ बुर्का जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तभी माननीय मुख्यमंत्री सही है, वो तो सिर्फ चुनाव के समय कह रहे हैं कि भाई जो लोग बुर्का में आ रहे हैं वो अपना आइडेंटिफिकेशन बताएं। अरे ये तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन निशांत भाई अच्छी बात है, आयोग ने कह दिया तो उसका आइडेंटिफिकेशन देंगे, वो अपने पहचान देंगे। लेकिन चुनाव में
सभाओं में इसका प्रयोग करना कि बुर्का बनाम विकास, विकास बनाम बुर्का, तो ये तो राजनीतिक संकेत हो गया ना। ये तो फिर ध्रुवीकरण की बात हो गई। फिर ये सीधी सादी बात कहाँ रही? चुनाव आयोग ने जब तक कहा तब तक ये बात सीधी सादी थी, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ये कहने लगी, पॉलिटिकल पार्टी का एक मस्जिद चीफ मिनिस्टर ये कहने लगा कि विकास बनाम बुर्का, बुर्के वाली शरारत, तो फिर क्या बचा उसके बाद? राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखें तो हमला प्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन पर, लेकिन नहीं, नाम लेकर, नाम लेकर बैंक को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश है। नाम लेकर कहा, कांग्रेस का नाम लिया, आरजेडी का नाम लिया। बात ऐसी नहीं है। आप लफ्ज बुर्का का इस्तेमाल करके साफ तौर पर पूरी वजाहत के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी योगी जी ने ये बात जाहिर करने की कोशिश की है कि मुस्लिम महिलाओं को मैं खास तौर पर टारगेट कर रहा हूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसमें आप कहीं भी चाहे। अच्छा रुस्तम साहब, एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मौजूद सवाल है ये। जैसे अभी आरजेडी के माफ कीजिएगा जेडीयू के नेता मनोज दास मनु हैं कार्यक्रम में, वो कह रहे हैं कि भाई बिहार का मुसलमान इस चक्करों में नहीं पड़ने वाला, वो तो नीतीश कुमार के साथ ही था, वो काम का सबका साथ सबका विकास। क्या इस चुनाव में ये सब बातें अब चल पाएंगी क्या, जो नीतीश कुमार का रवैया पिछले दिनों रहा है उसको देखते हुए? क्या इस बार भी वैसे ही जैसे पहले वोट देता था नीतीश कुमार को, क्या बिहार का मुसलमान इस बार भी नीतीश कुमार को वैसे ही लेकर चल रहा है? क्योंकि जो जेडीयू के लोग हैं वो बहुत आश्वस्त हैं कि योगी जी तो कहते रहते हैं, लोकसभा में भी उन्होंने कहा, विधानसभा में भी कहा था। रुस्तम साहब, देखिए जेडीयू के प्रवक्ता जी जो हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम कौम हमेशा इस मुल्क के साथ है, मुल्क की तरक्की के साथ है। चाहे यहाँ के और मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा इस बात की कोशिश करती रही है कि हमारी जान से लेकर हमारी जितनी भी चीजें हैं उसका किसी भी तरह आप इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा मुल्क आगे बढ़े। जहां तक सियासत की दौर की बात है, मैं सारी चीजों को शुरू से सुन रहा हूँ। ये सारी की सारी बातें सिर्फ सियासी रुख देने की कोशिश हो रही है और सियासत का इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश किया। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, चाहे योगी जी अपनी सारी सलाहियत, सारी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का और खासतौर पे बिहार का मुसलमान और यहाँ की औरतें इन बातों को अपने दिल पे लेने वाली नहीं है और इनको जो है अपने क्या कहते हैं कि कानूनी एतबार से अपने सारे कामों को अंजाम देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं रुस्तम साहब। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है मुसलमानों के बीच में? नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं, ये भी तो बताइए ना। देखिए नीतीश कुमार, मैं समझ पा रहा हूँ कि लालू जी से जब उन्होंने अपना गठबंधन किया था और वो सरकार में आए थे और सरकार में आने के बाद फिर लालू जी का उन्होंने साथ छोड़ा, फिर बीजेपी का उन्होंने दामन क्या कहते हैं पकड़ने की कोशिश की और इस तरह अपनी कुर्सियां बचाई उन्होंने। तो कई नजरिए से मैं ये बात कह सकता हूँ कि नीतीश जी के अंदर कुछ ऐसी कमियां, कोताहियां, गलतियां हैं कि जिससे यहाँ का मुस्लिम जो समाज है वो काफी हद तक उनसे नाला है, काफी हद तक नाराज है और मुझे लगता है कि शायद इस इलेक्शन में उनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़े। ठीक है, मनोज दास मनु रिएक्ट करिए इस पर, बोलिए मनोज दास मनु। सर क्या रिएक्ट कीजिए, रिएक्ट तो 2005 से ही बिहार के मुसलमान कर रहे हैं। अरे आप रिएक्ट करिए इनके बयान पे, बाकी तो चुनाव में रिएक्ट हो जाएगा। हम सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं, ये हमारी धारणा है। तो मुसलमान करने से कुछ नहीं होता है। उनके लिए जो हमने कार्य किया है ये मुस्लिम समाज देख रहा होगा। और मैं तो कहा कि बिना मुस्लिम के बिहार में सत्ता कोई आदमी नहीं ला सकता। तो मुसलमान का वोट हमें मिल रहा है और हम सत्ता में हैं। अच्छा, बीजेपी को भी उसी का सहारा लेना पड़ेगा क्या मनोज दास मनु? बीजेपी को भी उसी का सहारा लेना पड़ेगा, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं? बीजेपी के साथ मुसलमान हैं। अच्छा, कौन कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं है? अच्छा है, बीजेपी के कोई कैंडिडेट है, आपको याद नहीं होगा तो आप जरा जानकारी करवा लीजिएगा कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे बिहार में आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, और उस समय कांग्रेस से अकील हैदर लग रहे थे और सब्जी बाग को कहा जाता था कि ये मुस्लिम है, मतलब उसको दूसरे सेंस में लोग कहते थे। लेकिन वहां जब पोलिंग हुआ था तो सुशील मोदी जी को 30%, 28% वोट
कहीं 18% वोट उन बूथों पर मिला था। तो हम कोई कैसे नेता है क्या सुशील मोदी जैसा बीजेपी में उतना सर्वग्राह है, इतना सर्वमान्य नेता है क्या सुशील मोदी जैसा बीजेपी में? बिहार में की बात कर रहा हूं मैं, है दूसरा नेता कोई नाम बताइए मैंने चुनाव की बात कहा, चुनाव में ही बता रहे हैं कि क्या कोई ऐसा इतना कैपेबल इतना नेता है जो जितने परसेंट आप मुसलमानों का वोट कह रहे हैं वो ले पावे इस चुनाव में? कोई नाम बता सकते हैं एक भी आप? कोई भी नेता, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम नेता की बात कर रहा हूं, बीजेपी मैं का। वही बात कर रहा हूं। देखिए दुर्गेश जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि बिहार के मुसलमान जो है ना, अब 1990 के पहले वाले मुसलमान नहीं है। बिहार के मुसलमान डेवलप मुसलमान हैं। ठीक है, और उनको बिहार के विकास से मतलब है। और जो पार्टी जो दल बिहार के विकास करेगी, बिहार के मुसलमान का वोट उसी को। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। विद्याभूषण एक छोटा सा कमेंट इस पर, वो कह रहे हैं कि 90 से पहले वाला नहीं भरमा नहीं पाइएगा, आप भरमाने का काम मत करिए आप लोग। सर मैं जेडीयू के साथी को बता दूं, बीजेपी वोटिंग के मामले में सबसे कंसर्ट जातियां हैं, कौम है, उनके अंदर कभी भी ये बांटने या तोड़ने इसकी बात नहीं होती है। रही बात बुर्के की, तो बुर्के एक संस्कृति है हमारे यहाँ बिहार में, इस देश में, भारत जो है या एक बुर्का पे निबंध नहीं हम लिखवा रहे हैं आपसे। आप ये बताइए, मनोज दास मनु कह रहे हैं 90 से पहले का मुसलमान नहीं है बिहार का, वो सबका साथ सबका विकास, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, भाजपा को भी वोट देता है मुसलमान, ये बात कह रहे हैं, इसमें बताइएगा। मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी। आज भी देखिए टिकट बंटवारे की बारी आई है, बीजेपी एक भी टिकट नहीं दिया है मुसलमान को। अगर आप भागीदारी नहीं दोगे तो शहनवाज साहब को मंत्री बनाया था ना, शहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया था ना उन्होंने। कह रहा हूँ कि आप भागीदारी दोगे नहीं, अब वोट उनका ठगने का काम करोगे, डरा करके वोट लेने का मंत्री बनाया था शहनवाज हुसैन को, केंद्र में भी बनाया, राज्य में भी बनाया था ना। बीजेपी आरएसएस का जो टेंडेंसी है वो डरा करके धमका करके वोट लेना चाहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील सेवक एक रिएक्शन दीजिए, आप लोग डराते हैं धमकाते हैं तब वोट ले चाहिए आपको, बोलिए सुनील सेवक जल्दी से। क्रियान्वयन हो उसके ठीक है विद्याभूषण जी, ठीक है, ओके। सुनील सेवक रिएक्ट करिए, बोलिए छोटी सी टिप्पणी। छोटी सी टिप्पणी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय ने, एक तो अपना चेहरा दिखाइए जरा, फ्रेम ठीक कर लीजिए महाराज, फ्रेम ठीक कर लीजिए सुनील सेवक, आपका चेहरा ही नहीं नजर आ रहा है, दर्शक देखेंगे क्या आपका चेहरा? हाँ ठीक है, बोलिएगा। आवाज भी है, हाँ बोलिए बोलिए, सुन लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय ने हकमारी और गंगा जमुना तहजीब की बात की। इनसे पूछिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में इन्होंने हकमारी किसकी की? राबड़ी देवी की चाची के परिवार वाला रो रहा था, वो किसी दूसरे की हकमारी नहीं किए थे, अपने ही परिवार की हकमारी किए थे। तो हक मारने में आरजेडी का कोई, आज हजारों बिहार के गरीब गुरुआ किसान आम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मनोज दास मनु एक छोटी सी टिप्पणी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, मनोज दास मनु जल्दी से बोलिए। हजारों ठीक है सुनील भाई विद्याभूषण जी प्लीज शांत हो जाइए। मनोज दास मनु एक 10 सेकेंड बोलिए। और बिहार के यादव और मुसलमान एकजुट रह जाएं, जिसके साथ उसको बिहार की सत्ता किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा सकती है। और वही स्थिति थी 1990 से लेकर 2005 तक, वही स्थिति थी। और उसी को जब मुसलमानों को लगा कि आरजेडी हमको ठग रहे हैं, 2005 ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं मुस्लिम स्कॉलर रुस्तम अली साहब रहमानी के पास जाऊंगा। रहमानी साहब, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कहा 2005 तक मुसलमान और यादव जिसके साथ है उसकी सरकार, और उसके बाद मुसलमानों को समझ में आ गया कि लालू यादव या जो लोग जो सत्ता में थे उससे पहले कांग्रेस वाले वो छल रहे थे, उसके बाद आप लोगों ने रास्ता बदल दिया। ये क्या सच है, सच्चाई है क्या रुस्तम अली साहब? नजर आ रहा। ठीक है रुस्तम साहब बोलिए। देखिए सारी बातें जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, सबसे पहले अफसोस होता है इन बातों का कि जो लोग देश के लिए कभी कुछ करने का इरादा नहीं रखते हैं, हमेशा
के अंदर माहौल को खराब करने का, गंदा करने का, इसी मुल्क के बाशिंदों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। जब इलेक्शन के दौर आते हैं और इलेक्शन के मौके आते हैं तो उनकी जबानें और इस कदर फिसलना शुरू हो जाती है। अच्छा खासा बना बनाया माहौल कब बिगड़ जाएगा, कब कौन फिसलती सा नहीं रुख है। इख्तियार कर लेगा। अरे माफ कीजिएगा और कब रुस्तम किसका- साहब, फिसलती नहीं है, वो जानबूझकर फिसलाई जाती हैं, फिसलती फिसलती नहीं है। आप किस मुगालते में हैं महाराज? बाकायदे मेरी बात प्लान मुकम्मल होता है, नहीं नैरेटिव हुई होता है, अभी। फिसलती मैं फिसलती अपनी नहीं है। बातें कहाँ जारी रख चक्कर रहा में हूं। आप जी। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी के ताल्लुक से हम लोगों का बहुत अच्छा ख्याल था, बहुत अच्छा कदम था जिस वक्त उनको जो है आरजेडी और उन्होंने अलायंस किया था और बिहार के अंदर उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था, बहुत अच्छे अंदाज में उनको कामयाबी मिली थी। और उसके बाद भी क्या कहते हैं कि अच्छी कामयाबी मिली, मुसलमानों ने यकीनी तौर पर उनको वोट भी किया बड़ी उम्मीद के साथ। आज आप महसूस कर रहे हैं कि बिहार के सरजमीन पर चंद दिन रह गए हैं वोटिंग को, और यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री जी जो एक तरफ यहाँ पर इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को संभालने की, मुल्क को संभालने की, यहाँ के आवाम की खबरगिरी करने की, तो दूसरी तरफ तसव्वुफ, सुलूक और बुजुर्गों के भेष में क्या कहते हैं कि एक ऐसे लिबास में मलबूस हैं जिस लिबास के अंदर इंसान जब जाता है तो उससे पहले ये इरादा करता है कि दुनिया के अंदर हमारी जात से एक चीजों को भी तकलीफ न पहुंचे। जब उनकी जबान फिसलती है तो माहौल इतना ज्यादा बड़ा गंदा होने के चांसेस होते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि उनके एक जबान के एक जुमले की वजह से आपको डिबेट करना पड़ रहा है। आप महसूस बहुत करें कि बहुत इससे शुक्रिया, कितना बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया माहौल- सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। सुनील सेवक, राजनारायण गुप्ता, विद्याभूषण, मनोज दास, मनु, निशांत कुमार, प्रदीप झा, हाजी नाजिम और मोहम्मद रुस्तम, आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी तो अपनी कोशिश पूरी करेगी, इस चर्चा में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा ने कहा कि नीतीश कुमार को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है, चाहे वो जाति हो, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, फ़ायदा नीतीश कुमार को होता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बार ये फ़ायदा ले पाएंगे? क्या ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं? और बीजेपी, उसका अपना प्लान है, उसका अपना नैरेटिव सेट करने का वो है, उसके योद्धा हैं। योगी ने संघनाद कर दिया है, बाकी योद्धा भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे। लेकिन बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, देखते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।